हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा और आज हम बात कर रहे हैं आचार्य प्रशांत जी की स्त्री पुस्तक पार्ट 6 के बारे में, जो है गृहिणी होना बेहतर है या कामकाजी महिला। तो आइए इसे हम ऐसे समझते हैं आचार्य जी द्वारा। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, नमस्ते आचार्य जी, आपने एक एक्टिविटी करने को दी थी जिसमें बताना था कि आपकी किस बात से हम सहमत नहीं हैं। मैं एक गृहिणी हूँ पर मैं अपना जीवन सत्य के साथ जीती हूँ। अधिकार तो मजबूत महसूस करती हूँ, पर मैं कामकाजी महिलाओं को देखती हूँ तो पाती हूँ कि वो सब भी बहुत दबी हुई हैं, ज़िंदगी या डर डर के समझौता करके जीती हैं। आप कहते हैं कि हर महिला को काम करना चाहिए, तो मेरा कहना है कि सत्य के साथ अगर आप जी रहे हो तो इसमें वर्किंग और नॉन वर्किंग का शायद कोई फ़र्क ना पड़े। आचार्य प्रशांत जी, वर्किंग नहीं होता, स्वावलंबन होता है। स्वावलंबन घरवाली भी हो सकती है, काम करती हो। वर्किंग माने कामकाजी, तो वो भी स्वावलंबन रही। बात काम करने पर भी दबे होने की, तो वो जो बाहर काम करती है अगर वो दबी हुई है तो उनसे ज़्यादा तो मैं दबा हुआ हूँ। मैं भी खूब दबा हुआ रहता हूँ, खूब तनाव में रहता हूँ। तो इससे ये थोड़ी ही सिद्ध हो जाता है कि जो लोग घर में रहते हैं वो मुझसे श्रेष्ठ हो गए। सत्य अर्जित करना पड़ता है। वर्किंग और नॉन वर्किंग की बात नहीं है, स्वावलंबन समझती है ना। बाकी आपको खुद देखना है, मैं इसमें क्या बताऊं। आपने जीवन के जो तथ्य हैं वो आपको स्वयं ही समझने पड़ेंगे। अच्छे से गृहिणियों का सम्मान है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन गृहिणी होने का तथ्य क्या है ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। अपने जीवन में जो शरीर है ना, ये शरीर भौतिक है और इसको चलाने के लिए भौतिक संसाधन चाहिए होते हैं। रोटी मेटाफिजिकल तो नहीं होती ना, ये होती है। आज तक किसी ने अलौकिक पर पराभौतिक रोटी देखी है क्या? रोटी कैसी होती है? फिजिकल, और हर फिजिकल चीज़ से आती है। अगर शरीर ही चलाने के लिए जो पैसा है वो अपना नहीं, तो काहे की मुक्ति, कौन सी मुक्ति। जब मैं वर्किंग बोलता हूँ तो ये नहीं आशय होता कि करियर बनाओ और करोड़ों कमाओ। मैंने बार बार बोला है कि कम से कम इतना कमाओ कि अपनी रोटी खुद खाओ। और मुझे बहुत अभी ये बोलते हुए संभल कर कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं बोलूँगा तो गृहिणियाँ आहत हो जाती हैं। आपको नहीं कह रहा हूँ। प्रश्नकर्ता को संबोधित करते हुए सामान्यता तो कहेंगी, हम भी जो घर का काम करते हैं उससे भी तो हम भी तो कमाते हैं, उस काम की भी तो वर्थ एंड वैल्यू है। तो मैं कहता हूँ, अच्छा एक बात बताओ, आप जो लाइफस्टाइल मेंटेन, जीवन शैली व्यतीत कर रहे हैं वो कितने की है? तो वो निकल कर आता है वो महीने की 1.5 लाख की है। कम से कम सारे जितने खर्चे हैं मिला लो तो जिस घर में रह रहे हो उस घर में रहने का किराया ही ना जाने कितने हज़ार है। तो फिर मैं पूछता हूँ, अच्छा आप जो फिर घर में काम करते हो उसकी क्या वैल्यू है? तो उसका ईमानदारी से जब आकलन, असेसमेंट होता है तो पता चलता है कि वही काम अगर किसी और से कराएं तो 5, 10, 15 हज़ार में हो जाएगा। तो ये मामला बराबरी का तो नहीं बैठा ना। मुझे माफ़ करिए, बुरा लग रहा होगा आपको। आप जो लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं वो महीने के 1.5 लाख से नीचे की नहीं है। आप घर में जो काम कर रहे हैं वो 5, 10, 15 हज़ार का है, और उसका प्रमाण ये है कि ये लगा लो कि बाहर वाले को उतने में वो काम कर देगा। तो फिर ये बात आसान हो गई कि ना विषम हो गई, बराबरी की नहीं बैठी मुक्ति थोड़ा। तो फिर ये बात असम हो गई ना विषम की हो गई। पेचीदा मसला हो जाता है कि नहीं हो जाता है। और ऐसे नहीं कि वो जो बैलेंस है उसका आप भुगतान करना नहीं, भुगतान तो सबको करना ही पड़ता है, पर दूसरे खाते से होता है फिर भुगतान। अगर महीने की 1 लाख की आपकी लाइफस्टाइल है और जो आप काम करते हो वो मुश्किल से 10-1 हज़ार का है, तो वो जो 90 हज़ार है उसका भी भुगतान करो। मैं चाहता हूँ मामला सब नंबर 1 के लेन देन हो। जब नंबर 1 भुगतान करो तो मैं चाहता हूँ मामला सब लेन देन का हो। जब नंबर 1 में नहीं लेन देन का होता तो किस खाते से होता है? नंबर 2 वाले खाते से होता है। ये काला धन अच्छी बात नहीं होती है ना। ज़्यादा बेहतर ये है कि सब कुछ नंबर 1 में ही लेन देन हो। यही कह रहा हूँ कि 1 लाख का अगर आपको भोग है तो 1 लाख चुकाओगे तो है ही। ब्लैक मनी में क्यों चुका रहे हो, वाइट में चुकाओ ना। सब आप समझदार हैं, आप समझ रहे हैं, और महिलाएं तो अच्छे से समझ ही रही होंगी। है मैं क्या बोल रहा हूँ, वाइट में क्यों नहीं करते भुगतान?
इज्जत के साथ ब्लैक में करोगे तो छुपा कर करना पड़ता है, मानना भी नहीं पड़ता। समाज के सामने कि ऐसे भुगतान किया है। जो ब्लैक में आपने पैसा दिया किसी को बता सकते हैं, खुले में करो जो भी करना है। और फिर आहत कर रहा हूँ तो क्षमा करिएगा, मेरा कोई इरादा नहीं है और हो सकता है मैं पूरी तरह गलत हूँ। मैं गलत हूँ तो स्वीकार करने में मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं गलत हूँ, क्योंकि आपकी बात आपका दिल ही जानता है सच्चाई क्या है उसकी। मैं गृहिणी नहीं हूँ तो मैं कितना भी कह लूँ, बाहर बैठ कर के कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अनुमान ही लगा रहा होऊंगा। भले ही मैंने कितना भी देखा हो फिर भी मैंने उस बात को जिया तो नहीं। तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा, पर मुझे जो लगता है वो मैंने बता दे। देखिए ये बहुत बार पहले भी बोला है, फिर बोले देता हूँ, देयर आर नो फ्री लंचेस। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता इस जगत में कोई बहुत स्वार्थी हो सकता है, कोई कम स्वार्थी हो सकता है, पर सब रिश्ते स्वार्थ के होते हैं, ये नियम है। तो कोई आपको बैठ कर के 1 लाख की लाइफस्टाइल मुफ्त में नहीं देगा। आप भुगतान तो कर ही रहे हैं। आपने जो अपने लिए एक स्वार्थवश कल्पना महल बना रखा है ना, कि वो मुझसे सब इतना प्रेम करते हैं, मुझे फ्री में सारी लग्जरीज दे रहे हैं, या जो भी मुझे दे रहे हैं, कोई किसी से प्रेम के नाते कुछ नहीं देता। प्रेम तो सिर्फ कबीर साहब जानते हैं, या तो संत या तो ज्ञानी। पति पत्नी कहाँ से प्रेमी हो जाते हैं भाई? पति पत्नी में तो रिश्ते की शुरुआत ही स्वार्थ से होती है। आप जब लड़की देखने जाते हो तो ये देखने आते हो कि किसका कल्याण कर दूं। शुरुआत से ही स्वार्थ होती है, दिखने में कौन सी बढ़िया है, भोगने में कौन सी बढ़िया है। लड़की तो विशेषकर ऐसी ही देखी जाती हैं कि भोगने में मस्त रहेगी कि नहीं। शुरुआत ही स्वार्थ से होती है। लड़की भी यही देखती है कमाता है कि नहीं कमाता। आप किसी निठल्ले बेरोजगार से शादी करोगी? क्या करोगी श्रोता? ना। मैं सिर हिलाते हुए, एकदम ऐसे घूम रहा है वो, कुछ नहीं, ना आता ना कमाता ना कमाने का कुछ बसने का करोगी। आप भी स्वार्थ देखकर ही विवाह करती हो ना। जब शुरुआत ही स्वार्थ से हुई है तो आगे भी स्वार्थ ही चलता होगा ना। तो कोई आपको घर बैठ कर के मुफ्त क्यों खिला रहा होगा? पागल ही खिला रहा होगा कि किसी को घर बैठकर। पर सबको यही मानना है कि नहीं तो मुझसे तो इतना प्यार करते हैं, मुझे फ्री में सब दे देते हैं। हाय रे, फ्री लंच क्या, फ्री डिनर भी मत दो। ये जो डेट वगैरह पर जाते हो, अब ये बात आपसे नहीं तो बाकी कम उम्र की महिलाएं हैं उनसे बोल रहा हूँ कि लड़कियों मिलने जुलने भी जाओ तो साधारण, तो वहाँ भी अपना पैसा खुद चुकाओ, किसी से 1 रुपये मत लो। देने की क्षमता रखो, बल्कि अपना भी दूंगी और तुम्हारा भी दे दूंगी। ले लो, 1 रुपये लेना देना किसी का नहीं से, ना पति से, ना प्रेमी से, ना पिता से, किसी से नहीं लेना देना 1 रुपये। पर ये बड़ी बुरी आदत पाल ली है, खासकर भारत में। हमने दुनिया भर में है, भारत में थोड़ी ज़्यादा है कि लड़की माने ले लेगी, कोई तुम्हें काहे को दे देगा कुछ मुफ्त में। अभी एक का आया बंदे का, लड़के का, वो बोला आप इतना ज़्यादा इनका स्त्रियों को पछ लेते हैं, आपको पता है मेरे घर में क्या चल रहा है? मैंने कहा क्या बोल रहा है? आप ऐसे बोलते हैं जैसे लड़के दहेज के लोभी होते हैं। मेरी बहन का ब्याह हो रहा है, वो लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा दहेज दो। बोले आप हर बार ऐसे दिखाते हो जैसे लड़के ही बिल्कुल कुत्ते होते हैं, उनको दहेज चाहिए, लेकिन मामला उल्टा है। मेरी बहन की शादी हो रही है, मेरी बहन ने अभी घर में क्लेश कर रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दहेज दो। तो मैंने कहा क्यों? तो वो कहती है कि ऐसे ही तो मेरी इज्जत बढ़ेगी ना ससुराल में। मैंने कहा वो भी नहीं समझ रही है कि देयर आर नो फ्री लंचेस, यहाँ पर ले लेगी बहुत सारा दहेज। नतीजा बस ये होगा कि पिता की संपत्ति में से हिस्सा नहीं पाएगी। और ये खूब होता है, दहेज दे दिया, अब तुझे संपत्ति में हिस्सा क्यों चाहिए? तो ले देकर मुफ्त तो आपको कुछ भी नहीं मिला, आपको ही पिता की संपत्ति में कानूनन जो हिस्सा मिलना चाहिए था वो हिस्सा गवा दिया। जब आप वो हिस्सा मांगेंगे तो भाई लोग कहेंगे ये जो हिस्सा है सारा तो तू पहले ही ले जा चुकी है अपने दहेज में, अब काहे को मांगने आई है? मुफ्त में तो कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में। ये भ्रम आपने क्यों पाल लिया है कि कोई भी आपको मुफ्त में कुछ दे दिया, बहुत खुश हो जाते हो, लेकिन गिफ्ट मिल गया मुफ्त का, अरे मत लो। और अगर ले रहे हो तो उतने का ही फिर वापस भी दे दो। तूने इतने का दे दिया, इतने का वापस ले ले। और ये तो करो कि मत की ना नौकरी है ना चाकरी है, ब्याह करके बैठ गए। करियरबाजी करने का नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात सूक्ष्म है, थोड़ा समझिएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जाकर किसी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष बने की ज़रूरी है, मैं उस होड़ में पढ़ने की नहीं कह रहा हूँ। स्वावलंबन दूसरी बात होती है,
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उसके लिए बहुत नहीं कमाना होता, उसके लिए बस इतना कमाना होता है कि अपने साधारण खर्चों के लिए मैं किसी पर आश्रित नहीं रहूँगी। ये दो चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से और दोनों को ख़त्म होना चाहिए। एक डाउरी दहेज और एक एलिमनी निर्वाह निधि, और दोनों बहुत ही घटिया चीज़ें हैं। दोनों में ही स्त्रियों का ही पतन है। दहेज में भी एक स्त्री ही गिर रही है और अब पति से नाता तोड़ दिया फिर भी पति के ही टुकड़ों पर जी रही है। ये भी कितनी घटिया बात है ना। एलिमनी, जिससे रिश्ता तोड़ दिया, अब उससे पैसे भी क्यों लेने। रिश्ता था फिर तब भी कुछ स्वीकार कर सकते थे, अब तो एकदम ही तुमसे कुछ नहीं ले सकते, 1 रुपया भी नहीं ले सकते। अब रिश्ता नहीं है भाई, अपनी खुददारी की कुछ बात होती है कि नहीं कुछ, लेकिन आदत लग गई है लेने की। और मैं कह रहा हूँ ले आप सकते नहीं, दुनिया में कुछ भी मुफ्त मिलता नहीं, बस आपको पता भी नहीं होता आप भुगतान कहाँ से कर रहे हो। अच्छा, और बिल्कुल ऐसा बहुत बार होता है कि जो स्त्री थोड़ा बाहर निकलती है, कामकाजी बनती है, उसकी हालत बाहर से ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। मैं मानता हूँ बिल्कुल ऐसा होता है, शुरुआत में तो ऐसा ही लगता है क्योंकि वो बाहर का भी संभालती है और घर से भी वो जिम्मेदारियों से कोई मुक्त तो नहीं हो जाती ना, वो दोनों दबाव में नज़र आती है। उसका चेहरा आप देखेंगे उजड़ा हुआ चेहरा होगा, बिल्कुल दफ्तर का भी दबाव, घर का भी दबाव, और उसकी तुलना में गृहिणी का चेहरा देखोगे तो एकदम शांत सा, ज़्यादा संतुष्ट लगेगा, ज़्यादा सुसज्जित भी लगेगा क्योंकि उसके पास समय है, सज्जा है वगैरह करने का। जो कामकाजी महिला है उसका तो आप उजड़ा चमन ही पाओगे, लेकिन इससे ये अर्थ नहीं हो गया कि जो घर में गृहिणी है वो अनिवार्यता बेहतर स्थिति में है। काश कि ऐसे निस्वार्थ पति होते जो पत्नियों को निस्वार्थ भेंट दे रहे होते। अगर ऐसे हो तो कोई बात नहीं, हो सकता है आप अपवाद हों, आपको ऐसा कोई देवतुल्य पति मिल गया, फिर तो मैं कुछ कहता नहीं। मैं कहता हूँ मिले सबको मिले, सब देवे को देवियाँ मिले, सब देवियों को देव मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना बाबा। कोई किसी को मुफ्त कुछ नहीं देने वाला देता कोई, फिर बल्कि कोई आपको कुछ देता है और पैसे बताकर, तो ये गनीमत मानिए। ये सौदा खरा खरा है, जैसे दुकान में होता है। ये रहा माल। हाँ जी, कितने का है जी? 550 रुपये का। ठीक है, यहाँ बेईमानी नहीं हो रही। माल भी खरीदा और दाम भी बता दिया। बिल्कुल चौकन्ने हो जाइए जब कोई कहे कि ये लो, आप कहें कि दाम, तो कहें जी दाम की क्या ज़रूरत है, वो अब आपसे 550 नहीं 5000 वसूलेगा। उसको पता है दाम ना बता कर के 550 से ज़्यादा मिलेगा, इसलिए वो 550 वाला दाम नहीं बता रहा है। जो दाम ना बताए उससे तो बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। कोई दाम ना बताए तो एकदम रख दीजिए, कहीं ये नहीं चाहिए रख अपने पास, और अगर देना चाहते हो तो जो सही दाम बता दो, लिखित में बिल काटो, उसको नंबर 1 में उसका भुगतान दो। पहले 1 साल पहले अद्वैत संस्था में एक काम करती थी, बड़ी हंसौड़ थी, बंगाल से। तो एक दिन वो हंसते हुए बोलती है, हाफ ऑफ माई फ्रेंड्स हैव बीन लेट फॉर अ मसाला डोसा, माने एक मुफ्त का डोसा दो, और ये कमरे में चलने को तैयार हो जाती है। अतिशयोक्ति कर रही थी, हंसकर बोल रही थी, मजाक की बात थी, पर उस मजाक में एक सूक्ष्म तथ्य था। काहे को मुफ्त का डोसा खाना रे, खिलाने की ताकत पैदा करिए तो खुद भी जानिए कि 3 जनों को और भी खिला देंगे। कहते हैं स्त्री अन्नपूर्णा होती है। अन्नपूर्णा तो तब है ना जब वो अन्न पहले स्वयं अर्जित करे। सच में अन्नपूर्णा बनिए ना, मैंने कमाया, मैंने बनाया, अब सबको खिलाया, तब हुई ना आप अन्नपूर्णा। और मैं बिल्कुल तैयार हूँ कि मैंने एक बात जो बोली है वो गलत है तो बुरा मत मानिएगा, मैं ऐसा ही हूँ। प्रश्नकर्ता, सर मेरा प्रश्न एक्टिविटी में भाग लेने से संबंधित था। आचार्य जी, और भी इसके पक्ष होते हैं ना, कमाना सिर्फ कमाना नहीं होता, कमाने के लिए थोड़ा दुनियादारी समझनी पड़ती है। कमाने बाहर निकलो तो उसके साइड बेनिफिट्स भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं, जानता हूँ। दुनियादारी की चक्की में पड़ो तो आदमी पिसता भी है, समझता हूँ इस बात को, लेकिन अगर घर से बाहर निकलो तो उसके लाभ होते हैं। थोड़ा सड़क की धूल खाओगे, थोड़ा आटे दाल का भाव पता चले, थोड़ा देखो दुनिया कैसी कुटिल कपटी, देखें दुनिया में कैसी जोड़ तोड़ चलती है। ये सब जब जानोगे, रंग महल के तौर तरीके ढर्रे, तभी दिखाई देगा कि जाल कैसे बुना जाता है, कैसे फेंका जाता है, तभी तो बच पाओगे। अगर घर में बाहर ही नहीं निकलोगे तो दुनिया का क्या पता चलेगा, या चलेगा तभी कद्र ही कर पाओगे। घर में बैठे ही रहने से एक तरह की डमनेस आ जाती है,
वो भोलापन नहीं होता, वो डम्बनेस होती है, कुछ ना अता पता, बस घर में ही और घर की दुनिया, अपना छोटा सा घोंसला। और बहुत हुई तो टीवी। दुनिया में थोड़ा संघर्ष करना चाहिए, कितना करना है वो आप तय करिए। मैं कोई नहीं होता बोलने वाला, पर विनम्र राय ये है कि थोड़ा सा दुनिया में जाकर के संघर्ष करिए। प्रश्नकर्ता: प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मैं ठीक से अपनी बात को शायद नहीं बोल पाऊंगी सर। मैं बहुत कभी सामने आई नहीं, कभी कुछ बोला नहीं। हालांकि मैं काम करती हूँ, गर्ल्स हॉस्टल है, काफ़ी अच्छा सब कर लेती हूँ, कमा लेती हूँ, लेकिन घर में दब दब कर रही हूँ, परिवार में भी, ससुराल में भी तो हिम्मत ही नहीं होती कुछ बोलने की। और वहाँ ऐसा कुछ लड़कियों के साथ रहता है तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि किसी का कुछ सामना करना है, तो बहुत मैं बोल नहीं पाती हूँ आचार्य जी। थोड़ा सा हम पैदा होते हैं, बाकी बहुत सारा हम बनाए जाते हैं। आप थोड़े ही चुप रह जाती हैं। आपकी माताजी, उनकी माताजी, उनकी दादी जी, उनकी दादाजी, उनके परदादी जी, उनकी भी पर सब चुप रहे हैं। वो सब आप में मौजूद हैं। आप बहुत छोटी सी हैं, बाकी सारा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है क्या? अतीत जो हमारे भीतर सर्जिकली इम्प्लांटेड शल्य चिकित्सालय द्वारा प्रत्यारोपित किया गया है, उसको हम संस्कार बोलते हैं। आप अमेरिका में रहती होती तो आप ऐसे थोड़ी होती कि अगर आप अफ़गानिस्तान में होती तो ये सवाल पूछने के लिए भी यहाँ नहीं बैठी होती। हंसते हुए श्री को स्थिति के मामले में भारत, अमेरिका और अफ़गानिस्तान दोनों के बीच में कहीं पर पुरानी चीज़ें एक रास्ते में आपके भीतर आई हैं, उन्हीं रास्तों से दूसरी चीज़ों को भीतर प्रवेश कराइए। ठीक है, कढ़ाई पर चीज़ें चिपक गई होती तो उनको हटाने के लिए भी कढ़ाई में कुछ और डालना ही पड़ता है। पहले कुछ डाला था, वो चिपक गया, अब कुछ डालेंगे जिससे चिपकी हुई चीज़ हट जाएगी। यही करते हो ना? प्रश्नकर्ता: जी सर, बहुत हिम्मत आई, आपको सुन रही हूँ। 1 साल से लगभग और 4 शिविरों में भी जा चुकी हैं। बहुत बहुत आत्मबल बढ़ रहा है। आचार्य जी, आत्मबल बढ़े और जितना हो सके दूसरों की मदद करिए। प्रश्नकर्ता: जी सर। आचार्य जी, आप अकेली नहीं हैं और न जाने कितने हैं। प्रश्नकर्ता: जी आचार्य जी, उन तब सब तक हाथ पहुँचाएँ जितने भी तरीके से हो सके, सीमित तरीके से हो सके तो सीमित तरीके से ही सही। प्रश्नकर्ता: जी आचार्य जी, ठीक है, प्रयास करिए कि सब तक बात पहुँचे, समझ आए कि बाकी जो होगा सो होगा, हमें क्या पता क्या होगा। पौराणिक काल से पहले भारत में स्त्रियों की स्थिति बहुत अलग थी। जिसको आप आज की सांस्कृतिक स्त्री कहते हैं ना, ये वैदिक स्त्री नहीं है। ये सब कुछ शुरू हुआ है भारत में 4वीं-5वीं शताब्दी के बाद से, जब से पौराणिक काल शुरू हुआ है। पहले पौराणिक काल शुरू हुआ, फिर पश्चिम की दिशा से सब आक्रांता आने लग गए। इन सब ने मिलकर वो खड़ी कर दी जिससे आप आज की भारतीय संस्कृति बोलते हैं। अगर आप धर्म की बात करोगे तो जो भारत की वैदिक महिला है वो बहुत अलग आज की महिला से। रुख रवैये में, चाल ढाल में, वेशभूषा में, ज्ञान में बहुत खुला हुआ देश था भारत। बहुत खुला हुआ देश था भारत। ये सब चीज़ें कि स्त्री बोल नहीं सकती, जान नहीं सकती, काम नहीं कर सकती, ताकत नहीं रख सकती, अधिकार नहीं मांग सकती, ये सब तीनों जगह से आया है। भारत से देखो तो पुराणों से, जिसको आप स्मृति शास्त्र बोलते हो, पूरा हमने एक बार इस विस्तार से बात करी थी कि श्रुति और स्मृति याद है तो आया था स्मृति शास्त्र जो वेदों के बहुत बाद का है। ये भी नहीं कि 100-200 साल बाद, बहुत हज़ारों साल बाद का है। ये आया स्मृति शास्त्र से, जिसमें ये सब आपकी स्मृतियाँ आती हैं और पुराण आते हैं। वहाँ से आया है भीतरी तौर पर, और बाहरी तौर पर आया है आक्रांताओं से, जो अफ़गानिस्तान की दिशा से, तुर्की की दिशा से, अरब की दिशा से वे अपनी संस्कृति लेकर आए। और चूँकि युद्ध में वो जीते तो उन्होंने अपनी संस्कृति भारत के ऊपर भी लाद दी। और उसके बाद अंग्रेज आए, उनकी भी अपनी एक उस समय पर विक्टोरियन होती थी। उनके यहाँ भी महिलाओं का कोई बहुत ऊंचा स्थान थोड़े ही था। बहुत सारे विकसित मुल्क हैं अमेरिका जैसे, जिनमें महिलाओं को बराबरी का हक अभी हाल में मिला। भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों हो चुकी हैं, अब महिलाएं हो चुकी हैं ना। अमेरिका में आज तक कौन है तो जो पश्चिमी से संस्कृति आई और जो अरब से संस्कृति आई, ये दोनों ही प्राचीन भारतीय संस्कृति की अपेक्षा बहुत संकीर्ण थी, और इस कारण महिलाओं का वो हाल हो गया भारत में जो आज आप देख रहे हैं। और इसके अलावा हमने कहा कि भारत के ही भीतर से ये एक पौराणिक धारा निकल कर पड़ी है, उसमें भी महिलाओं का खूब दमन है। नहीं तो आप अगर वेदों के पास जाएंगे या ऐतिहासिक दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध
तथ्यात्मक ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप ईसा पूर्व भारत में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे बहुत खुला मामला था। आप जितनी कल्पना नहीं कर सकती उससे ज़्यादा खुला मामला था। विचार की स्वतंत्रता, आचरण की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता सब थी महिलाओं के पास और पूरा उसका उपयोग करती थी। हम नहीं कल्पना कर सकते उस समय पर कि महिला ऐसी भयाकुल है, डरने का अभिनय करते हुए। ये सब तो भारतीय महिला को बना दिया गया, थी नहीं भारतीय महिला ऐसी, इसीलिए तो वेदांत है। वीडियो लंबी हो रही है, मैं पार्ट 6 को सेकंड पार्ट में अपलोड कर दूंगी। मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज है आप सब के लिए। हर महिला को ये समझना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि उसकी पहचान सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि वो गृहिणी है या कामकाजी महिला है। असली बात ये है कि आप जो भी चुने वो आपकी अपनी समझ और आत्मसम्मान से जुड़ा होना चाहिए। ना घर संभालना छोटा काम है, ना ही बाहर का काम करना ही सब कुछ है। सबसे ज़रूरी है कि आप खुद को समझें, खुद की वैल्यू करें और किसी दबाव में आकर फैसला ना लें। एक मजबूत और जागरूक महिला वही है जो अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद तय करती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं हूँ पूजा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।